तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो TIFR 2023 में वेरिएबल एनालिसिस में आया था और इस क्वेश्चन में काफी कुछ खासियत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात, हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया था? दिया गया था एक पेयर दिया गया था x, d सच दैट हमें जो सेट x है उसमें दिए थे 100 एलिमेंट्स एंड जो d दिया हुआ था वो वैसे ही डिफाइन किया जा रहा था जैसे एक मैट्रिक हो, ठीक है। लेकिन कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो जरा समझ कर रहिएगा। d फंक्शन दिया हुआ है x क्रॉस x से यहां तक सच दैट d ऑफ x y इज इक्वल टू d ऑफ y x, मतलब सिमेट्री d के पास है। जो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक क्यों है पहले से। नेक्स्ट, d ऑफ x, x इज 0, वही वाली प्रॉपर्टी है ना, d ऑफ x y इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, उन्होंने दे दी। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी d के पास पहले ही है। फिर वो कहता है फॉर n लेस देन 100, उसने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट को हमने an कहा क्या, फॉर एवरी सच पेयर x, d there exists x1 which is a subset of x with x1 is equal to n such that x1 under d which is restricted on x1 cross x1 is a matrix space। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आप n को कोई नंबर फिक्स कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने n को 3 फिक्स कर लिया, ठीक है। तो 3 के लिए ये स्टेटमेंट क्या बनेगी? 3 के लिए स्टेटमेंट ये बनेगी कि फॉर एवरी सच पेयर x, d, जो भी ऐसा x, d का आपको पेयर मिल जाएगा, ऐसे हर पेयर के अंदर आपको एक पक्का ना पक्का एक सबसेट मिल जाएगा x1 उस x का, सच दैट जैसे हमने n को 3 फिक्स किया ना, सच दैट x1 की आइडेंटिटी 3 होगी और x1 अंडर ये जो d, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो d है अब मैट्रिक कैपिटल X पे नहीं लिया, आपने जो x1 x का सबसेट लिया हुआ ना, इसके ऊपर d को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और अब ये ऑर्डर्ड पेयर आपके से एक मैट्रिक्स स्पेस बन जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट्स आपको देते हैं और 4 स्टेटमेंट्स देके वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सच निकल के आएगी। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। देखो स्टेटमेंट्स में क्या कहता है, पहला कि A2 ट्रू है, मतलब जब N2 डालेंगे A2 ट्रू है, A3 इज नॉट ट्रू। बी ऑप्शन कहता है A3 इज ट्रू, A4 इज नॉट ट्रू। सी कहता है AN इज ट्रू फॉर ऑल n लेस देन इक्वल टू 10 बट नॉट फॉर n लेस देन इक्वल टू 25 एंड डी कहता है AN इज ट्रू फॉर ऑल n लेस देन इक्वल टू 25। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये पेपर में एकदम से क्लिक नहीं करता, तो इस सोल्यूशन को आप ध्यान से समझिएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या करने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहां पे अगर हम n को 3 लेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ही मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो उसके लिए आप धीरे धीरे करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप x1 को की आइडेंटिटी को 2 ले लीजिए। दैट इज हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपने x चूज किया हुआ ना उसमें x1 की आइडेंटिटी को आप 2 चूज कीजिए। हम शो करने जा रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना n इज इक्वल टू 2 के लिए हमेशा सच होती है। आप जो मर्जी कर ले, ऐसा कोई भी सिस्टम ले आए उसमें अगर आप ऐसा कोई एक्शन पिक करते हैं जो x का सबसेट है और x1 की आइडेंटिटी 2 है, वो इस बात को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हम शो करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए देखते कैसे। तो अगर x1 2 है तो पक्की बात है x1 में कोई 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, मान ले एक स्मॉल ए और स्मॉल बी, और दोनों ए और बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। और अब हम शो करेंगे कि जनाब जब आप इस एक्शन के ऊपर अपने इस मैट्रिक को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो मैट्रिक स्पेस निकल के आएगा, ठीक है। शो करते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी पहले ही दी हुई, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें चेक ही क्या करना है, हमें चेक करना है कि जनाब ये दिया हुआ, ठीक है जी, ये दिया हुआ। और अच्छी बात समझिएगा, हमने ना पहले ऑप्शन में इसके बारे में ये भी दिया हुआ है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स वाई। मतलब ले देखिए हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही शो करनी। और नोट्स करिएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कहती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड। ये कहती है, सही बात है ना, फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन स्पेस। अब देखिए अगर मैं x1 को ये ले रहा हूं 2 एलिमेंट सिस्टम में, तो नोट्स करेंगे ये जो इनइक्वालिटी है ये अपने आप ही सच हो जाएगी। अपने आप ही सच हो जाना को मैथमेटिकली हम कहते हैं वैक्वसली, VACOUSL, ठीक है। वैक्वसली अपने आप ही सच होना। हम चेक करते देखो कैसे। अगर एक्स वाई सेम ले लिया आपने, मान लिया एक्स और वाई दोनों आपने ए ले लिया, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, सही डेफिनेशन से समझ आता है। लेकिन अब एक्स और वाई का सेम है, ठीक है, तो जेड या तो एक्स के बराबर होगा या एक्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने जेड एक्स के ही बराबर ले लिया, मान आपने जेड ए ही ले लिया, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, लेकिन ट्रायंगल इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। सेम लवली अगर एक्स वाई दोनों आप बी लेते तब भी सच हो जाएगा। अब अच्छी बात ये कि एक्स को आप ए ले लें, वाई को आप बी ले लें, मतलब ये ए है और ये बी। अब जो जेड है ना उसके पास 3 चॉइसेस, या तो जेड ए के बराबर होगा, अगर वो ए के बराबर होगा बी के बराबर नहीं होगा तो इससे ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये नॉन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जेड बी के बराबर ले लीजिए तो फिर वो ए के बराबर नहीं होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये नॉन 0 हो जाएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। या फिर
अब आप यहां पर ना z को कोई तीसरा नहीं ले सकते। रीजन क्या है कि a और b के अलावा कोई तीसरी चॉइस यहां पे नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी अब आपको वैक्यूअसली सच नजर आनी चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल सच है। अगर मैं ऐसा कोई सिस्टम ले लूं जिसमें ये सब पार्ट दिया हुआ तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वैक्यूअसली सच हो जाती है। दैट इज ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है n इज इक्वल टू 2 के लिए हमेशा सच। देखिए अब हमें शो करने जा रहे हैं कि आप जब n को 3 डालेंगे ना तो ये चीज हमेशा सच नहीं। तो चलिए इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। n को 3 लेने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल से काम करने जा रहे हैं कि x1 को एक बड़ा प्यारा सेट आपके सामने देंगे। x1 को हम देने जा रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स लेंगे। पहली बात x1 के एलिमेंट्स देखिएगा 1, 2.5 एंड 4 ये हम देने जा रहे हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक हम डिफाइन करने जा रहे हैं, डी हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं, डी हम डिफाइन करने जा रहे हैं ऐसा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या करते हैं इसको, ठीक पहले मॉड कर लेते हैं ताकि कोई वो वाले सेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंडिकेट कर लेते हैं। अब समझाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वो सारी की सारी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई है। पहली कि डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है जी, इनके बीच में जब दूर निकालेंगे डिस्टिंक्ट आप रखेंगे तब वो वाली बात सेटिस्फाइड रहेगी और बाकी सारी बातें सेटिस्फाइड रहेगी। तो अब हम आगे मिलकर चेक करते हैं कि किस तरीके से ये पार्ट हमें इस क्वेश्चन को करना सिखाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे जो हमने ये डी डिफाइन किया हुआ ना, ये क्लियरली आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना। अब आपके मन में आ सकता है सर आपने तो ये 3 एलिमेंट्स लिए, बाकी एलिमेंट्स वो 100 का क्या सीन रहेगा। देखो ऐसा है, सबसे पहली बात इन 3 एलिमेंट्स को चेक करते हैं क्या ये बातें सेटिस्फाई हो रही। देखो अगर हम ये डी इस तरीके से डिफाइन करें तो क्लियरली 1 और 2.5 के बीच में जब आप डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, वैसे मॉड वाला तो 1.5 निकल के आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो वो आपके पास 1 निकल के आएगा। सेम 2.5 और 4 के बीच में भी जब डिस्टेंस आप निकालेंगे 1.5 निकल के आएगा, ठीक है, मॉड वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे फिर दोबारा 1 निकल के आएगा। 1 और 4 के बीच में तो वैसे 3 निकल के आएगा। मतलब ये वाला पार्ट सेटिस्फाइड है। x और x अगर दोनों सेम लेते हैं डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये वाले जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई। बाकी 100 एलिमेंट्स के बारे में क्या सीन है कि आप एलिमेंट्स इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाइए। जैसे 1 से 2.5 के बीच में दूरी कितनी, 1.5 जोड़ते जाइए, ऐसे 100 एलिमेंट्स बनाते जाइए, आपकी जो गिवन कंडीशंस है बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेकिन जो ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 3 के लिए अब सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? आप देखिए कि अगर आप ये डी डिफाइन करते हैं और इन 3 एलिमेंट्स को लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, अनफॉर्चुनेटली वो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? आप जानते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड, डी ऑफ जेड ये चाहिए होता है। यहां पे क्या होने वाला है, अगर हम इसे और इसे लेंगे तो ये इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए आप क्या कीजिए, एक्स को यहां पे ले लीजिए, स्मॉल एक्स को 1 ले लीजिए, एंड स्मॉल वाई को ले लीजिए 4, एंड स्मॉल जेड को ले लीजिए 2.5। तो देखिए क्या होगा, 1 और 4 के बीच में जब ऐसे डिफरेंस करेंगे वो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इधर आइए, जब x को आपने लिए z को आपने लिए, इनके बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे 1 मिल के आएगा, ये 1 हो जाएगा। सेम आप जब इन दोनों के बीच में दूरी निकालेंगे 1.5, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे 1 निकल के आएगा, तो ये भी 1 निकल के आएगा। सम करेंगे 2 निकल के आएगा, तो ये तो बड़ा हो गया। मतलब n इज इक्वल टू 3 के लिए स्टेटमेंट सच नहीं। तो आप नोटिस कीजिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल ठीक नजर उठा रहा होगा। वो क्या कह रहा है, A2 इज ट्रू बट A3 इज नॉट ट्रू। इवन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। बाकी ऑप्शन क्या कहते हैं, बी ऑप्शन कहता है कि A3 इज ट्रू, गलत हो गया, अभी देखा आपने। सी ऑप्शन कहता है AN इज ट्रू फॉर ऑल n लेस इक्वल टू 10, ये भी गलत हो गया, n इज इक्वल टू 3 के लिए झूठा है। डी ऑप्शन कहता है AN इज ट्रू फॉर ऑल n लेस इक्वल टू 25, ये भी गलत हो गया क्योंकि n इज इक्वल टू 3 के लिए झूठा है। We possibly hope कि ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से समझाए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।